नमस्कार दोस्तों। भारत में दिन प्रतिदिन मेडिकल स्कैम्स और हॉस्पिटल्स के घोटाले बढ़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ी जो मार है वो हमारे मिडिल क्लास पर पड़ रही है। कोरोना वायरस के जो घाव है वो अभी तक भरे भी नहीं थे। बहुत सारे लोग, हमारे अजीज लोग, हार्ट अटैक की भेंट चढ़ गए। अभी भी मेडिकल स्कैम्स रुकने का नाम नहीं दे रहे हैं। इवन कुछ ही महीनों पहले एक भारत का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम सामने आया, जिसके अंदर एक दो नहीं पूरे 40 मेडिकल इंस्टीट्यूट से ज्यादा इसमें शामिल थे। ये इंडिया का सबसे बड़ा और डार्केस्ट मेडिकल स्कैम कहा जा रहा है, जिसमें करोड़ों की घूसखोरी चली और साथ ही साथ हमारे धर्म के नाम पर फिर खिलवाड़ हुआ और एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा यानी कि गॉड मैन ने ये पूरा का पूरा कांड रचा। अक्सर हम सब मिडिल क्लास वाले पता नहीं क्यों धर्म के नाम पर आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और हमारे भोलेपन का फायदा लोग उठाते हैं बड़े बड़े घोटालों को करने के लिए। दोस्तों, ये जो मेडिकल स्कैम है, ये जो हॉस्पिटल स्कैम है, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलों तक ही नहीं रुका हुआ है, ये पूरी मेडिकल एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ बहुत सारे फेक एडमिशंस हो रहे हैं, घूसखोरी चल रही है और अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे भोले भाले मिडिल क्लास के लोगों की जान जा रही है। और नीट जैसे स्कैम्स की चर्चाएं तो आप लोगों ने सुनी होगी और इस स्कैम का जो पूरे का पूरा तंत्र है वो केवल और केवल आप और हम तक ही नहीं टिका हुआ, डॉक्टर भी इसके शिकार है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वह कई सारे मिडिल क्लास के लोगों की जानों को लील रहा है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अस्पताल प्रशासन की मनमर्जी से कुछ महिलाओं की जान चली गई, कुछ अस्पतालों के अंदर दवाइयों का टोटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इवन कुछ अस्पताल तो हादसों के अड्डे भी बन गए हैं। अक्सर दोस्तों हम लोग सोचते हैं और ये चीजें देखते हैं कि आखिरकार क्यों हमें अस्पतालों से जल्दी छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि मेडिकल स्कैम्स के जरिए जब तक आप लोगों के बेड को भरने के लिए दूसरा पेशेंट नहीं मिलेगा, आप लोगों को छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि बिल तो आपसे ही लेना है। और तो और दोस्तों, मेडिकल बिलों में तो अक्सर घपला होता ही रहता है। जहां हमें कहा जाता है कि ऑपरेशन का खर्चा 2.5 लाख रुपए है, वह कहीं जाकर 4 से 5 लाख रुपए में सिमटता है, जो कि बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है। आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। बट हम मिडिल क्लास वाले अक्सर दब जाते हैं, चुप रह जाते हैं। ये वक्त है दोस्तों आवाज उठाने का। मिडिल क्लास को भी हमें आगे लेकर आना होगा और हमारी भी एक वॉइस होनी चाहिए। तो दोस्तों, थोड़ी सी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ये जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ हमारे जुलाई 2025 में ही, इसमें न सिर्फ हॉस्पिटल वाले लोग बल्कि 35 से अधिक सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व थे। और तो और दोस्तों, ये जो मेडिकल स्कैम है, जब इसकी सीबीआई ने जांच की तो नेशनल मेडिकल कमीशन को करोड़ों की घूस दी गई और इसी घूस के कारण बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि कुछ बेसिक मानकों को भी पूरा नहीं करते, बेसिक स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल नहीं करते, उन सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को फर्जी डिग्रियां दे दी गई, लाइसेंसेस दे दिए गए। और इस पूरे के पूरे कांड में जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन है, बाबा है, साथ ही साथ एक्स यूजीसी चीफ और भी कई लोगों के नाम है। और दोस्तों, इस कांड के अंदर ये पूरा का पूरा तंत्र इतना भयानक है, इवन ना तो कोई स्टूडेंट है, ना कोई पेशेंट है, ना कोई टीचर है, सब फेक बनाया गया है। उसके बावजूद भी कुछ मेडिकल ऑफिशियल्स के बैगों में पैसे भरने से ये पूरे के पूरे लाइसेंस इनको मिल जाते हैं। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को हम देखते हैं कि करोड़ों की इस ब्राइबरी के अंदर ये स्कैम इतना बड़ा है कि को किसी एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तक ही सीमित नहीं है। इसमें कई सारे राज्य इन्वॉल्व हैं, कई सारे सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कुछ बिचौलिए इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद इन्वॉल्व हैं और हमारे बाबा तो ही। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बाबा हैं, जो इस स्कैम का मेन की पॉइंट बताए जा रहे हैं, उनका नाम है रावतपुरा सरकार, इन्हें कहा जाता है। इन्हें लोग रविशंकर महाराज के नाम से भी जानते हैं। ये पकड़े तो तब गए जब इनकी कई सारे सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हो गई, जहां पर ये आईएएस, आईपीएस और कई सारे हमारे जो एमपी एमएलए उनके साथ फोटो में काफी प्रचलित रहे। अक्सर कहा जाता था कि ये जो बाबा है वो राजतंत्र और जो पावर तंत्र है उसके बहुत ही पास थे। और दोस्तों, ये स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, इट इज ए हेल्थ इमरजेंसी। और इस हेल्थ इमरजेंसी का जो सबसे बड़ा वार है वो हमारे मिडिल क्लास को ही झेलना पड़ रहा है। इसमें हजारों के तादाद में बच्चे इन्वॉल्व हैं, कई दर्जनों कॉलेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जहां पर फर्जी डिग्रियां बांटी गई हैं और ये फर्जी डिग्रियों का शिकार बन रहे हैं हमारे रियल पेशेंट्स। यहाँ पर डमी फैकल्टीज हायर की गई, फेक इंस्पेक्शंस किया गया और तो और ये इंस्पेक्शन राजस्थान, गुड़गांव, इंदौर, वारंगल से लेकर विशाखापट्टनम तक फैला गया है। इसके अंदर दोस्तों, जब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने डिटेल में की तो देखा कि ये जो रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जो कि रायपुर में है, वहां पर 6 अलग अलग जगहों से 3 डॉक्टर्स और फर्जी इंस्पेक्शन के तहत 55 लाख रुपए की घूस लेते हुए पाए गए। कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई हैं, क्योंकि ये जो स्कैम है केवल हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट तक ही सीमित नहीं है। इंश्योरेंस स्कीम में भी काफी सारे लूप होल्स हैं। इवन कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स बताती है कि 660 करोड़ रुपए का हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट स्कैम हुआ, जो कि 2022-23 में ही हुआ था। हम कुछ और न्यूज़पेपर्स पर नजर डालें तो मेडिकल स्कीम्स के अंदर हमारी सरकारें भी इन्वॉल्व पाई गई, जैसे कि कुछ बीजेपी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व पाए गए नर्सिंग कॉलेजेस स्कैम 2024 में। और तो और हमारी अपोजिशन भी कोई दूध की धुली नहीं है। कुछ लैब कोर्ट्स और तरह तरह के प्रैक्टिशनर्स को लेकर कांग्रेस के जो हमारे लीडर्स हैं उन पर भी कई प्रकार के लांछन लगते आए हैं। और तो और दोस्तों, इन लोगों ने सिरिंज और बेजेस को भी नहीं छोड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल्स के अंदर
ये घोटाला देखा। दोस्तों तेलंगाना में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने देखा इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज के अंदर तरह तरह की करप्शन पाए गए हैं। और अक्सर हमारे कई सारे राजनेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का गेम तो खेलते ही रहते हैं। हमारे देश में ये बात नहीं होती कि कौन इन कमियों को दूर करेगा। हमारे देश में ये बात होती है कि तुमने इतना करप्शन किया, मैंने तुमसे छोटा किया है, उसने बड़ा किया है, ना मैं सही हूं ना तुम सही हो, पर सही कौन है। हमें ये नहीं चाहिए कि हम कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे या फिर हम पास्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। हमें चाहिए कि हमें एक सही सर्विस मिलनी चाहिए। राइट टू लाइफ के तहत बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा आधारभूत मूल अधिकार है, जिसे प्रोवाइड करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या फिर कोई पास्ट गवर्नमेंट हो। अगर ये भारत के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, विशेषतः मिडिल क्लास को नहीं मिल पा रहा है, हमारे गरीब लोगों को ये नहीं मिल पा रहा है, तो उस सरकार को किसी भी तरीके से अपनी वाहवाही करने का कोई हक नहीं है। तब वो बेसिक सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा तक भारत के लोगों को मुहैया नहीं करवा पा रहा है। इवन बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि कई सारे मेडिकल ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लाइसेंस इंडिया ने जब्त किए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने 634 डॉक्टर्स के लाइसेंसेस को रद्द किया जब मध्य प्रदेश के अंदर ये मेडिकल स्कैम निकल कर आया। और दोस्तों इंश्योरेंस स्कैम भी कुछ छोटे मोटे नहीं है। 500 करोड़ से भी ज्यादा के इंश्योरेंस स्कैम हो रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल्स में टेक्नीशियंस के माध्यम से किए गए, जिनमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। और दोस्तों इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर तो कहीं ना कहीं हमारा मिडिल क्लास भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कई बार हम इंश्योरेंस करवाने के बाद चंद पैसों के लालच के अंदर ऐसे इंश्योरेंस स्कीम के भागीदार बन जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा जाल है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस, इंश्योरेंस स्कीम या फिर कुछ एग्जाम्स तक ही सीमित नहीं रहा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट को अगर हम पढ़ें तो इनका जो लिंक है वो ड्रग्स से भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब चेन्नई में पाया गया कि चेन्नई की कई सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन के अंदर ड्रग्स को, लेबल को चेंज कर बेचा जा रहा है, और ये चेन्नई की सिटी में खुलेआम हो रहा था 2010। सोचकर देखिए, आप लोग कोई दवाई खा रहे हो, आपको लग रहा है कि दवाई मेरी हेल्थ को ठीक करेगी, पर वही दवाई एज ए ड्रग्स आपको एडिक्ट बना रही है और आप लगातार उस दवाई के बिना नहीं रह पाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ से खिलवाड़ नहीं है, ये पूरे के पूरे मानवता के साथ खिलवाड़ है। बॉल की रिपोर्ट कहती है कि हमारा जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वो स्कैंडल्स की भेंट चढ़ चुका है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पूरे के पूरे एग्जाम कैंसिल करवा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स को वापस एग्जाम देना पड़ता है, और वापस एग्जाम देने के बावजूद भी फेक, डमी और अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं और वो रियल पेशेंट्स का इलाज करते हैं, और हमारे अजीज मित्रों को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे माँ बाप को, हमारे चाहने वाले लोगों की मौत का कारण बनते हैं। तो दोस्तों जानते हैं भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ भी है तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। खासकर कुछ अर्बन हॉस्पिटल्स भी हैं तो हमारे गांव के पिछड़े हुए हॉस्पिटल्स भी हैं। कुछ प्राइमरी केयर एक्सेसेस हैं जिन्हें हम कभी आंगनवाड़ी के रूप में तो कभी डिस्पेंसरी के रूप में देखते हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हेल्थ केयर सिस्टम का, वो मल्टी पेयर है और एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल पर काम करता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सार्वजनिक सरकारी अस्पताल हैं, तो बहुत ही सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई बड़ी बड़ी स्कीम्स भी हैं जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, आयुष्मान भारत स्कीम्स हो गए। अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाएं भी चल रही हैं। जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है वह प्राथमिक स्वास्थ्य और बच्चे और माताओं के स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। ऐसे ही हमारा जो आयुष्मान मिशन है वह हॉस्पिटल्स को 5 लाख रुपए तक का सालाना एक्सपेंसेस देता है। और इन सब के साथ में हमने टेक्नोलॉजी को यूज कर कई नए डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि ई संजीवनी, कोविन पोर्टल कोरोना के टाइम पर हमने देखा, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन, आभा आईडी, ये सारी चीजें चल रही है। भारत के पास 2022 तक लगभग 2,17,000 सरकारी अस्पतालों का एक बड़ा सा नेटवर्क था, जो अब लगभग 3 लाख हॉस्पिटल्स का हो चुका है। इंडिया के कई सेक्टर्स तो बहुत फेमस भी हैं कि कुछ हमारी जो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज के जो लोग हैं वो मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत में आते हैं, जिसमें चेन्नई बड़ा हब है मेडिकल टूरिज्म का। प्राइवेट सेक्टर भी काफी एडवांस ट्रीटमेंट करने लग गए हैं शहरों के अंदर, और साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ केयर भी बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है। बट इन सब के बावजूद भी हमें एक रियलिटी चेक की जरूरत है, जैसे कि अभी भी भारत के अंदर इंश्योरेंस कवरेज बहुत ही इनकम्प्लीट और इनएडिक्वेट है। अभी भी इंश्योरेंस कवरेज हमारे मिडिल क्लास बहुत कम ले रहे हैं। हालांकि इंश्योरेंस कवरेज का जो अमाउंट है वो बहुत अफोर्डेबल कर दिया गया है, बट फिर भी मिडिल क्लास को उसकी उपयोगिता नहीं पता है। और इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर हमारे मिडिल क्लास के लोग, इतने सारे रिफॉर्म्स के बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर बहुत सारा कंपटीशन देखना पड़ता है, और उनकी जेब का एक महंगा सा अमाउंट, उनकी जेब का एक भारी अमाउंट इन्हीं हेल्थ केयर सर्विसेज में चला जाता है। अभी भी भारत के अंदर बहुत सारी संरचनात्मक समस्याएं गहराई हुई हैं, खासकर गांव की जनसंख्या और जो हमारे गरीब जनता है, मिडिल क्लास पीपल्स जो हैं, वहां तक इन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, वो हमें जानने की जरूरत है। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो हमारे भारत में हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जाने वाला पैसा है। अभी भी हमारे भारत के अंदर जो सरकारी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का सिर्फ 2.1%, यानी कि सालाना भारत की जितनी भी पैसा है उसका केवल 2% ही हम यहाँ पर खर्च करते हैं, जबकि हम विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का दावा करते हैं। अगर देखा जाए कुछ आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो वैश्विक स्तर पर जितना भी हेल्थ केयर सिस्टम पर खर्चा किया जाता है उससे बहुत ही कम भारत में ये खर्चा किया जा रहा है। कम से कम 5 से 8% जीडीपी का खर्चा हमारे देश में होना ही चाहिए। महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं
वो अभी भी शहरों में ही मिलती हैं। हमारे सो कॉल्ड भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर गाँव के अंदर गरीबों की हेल्प नहीं करना चाहते हैं। गरीबों के अंदर गाँव में आज भी कोई झोला छाप डॉक्टर या फिर नीम हकीम आज भी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कभी कभी तो कोई कंपाउंडर ही 8-10 महीने किसी डॉक्टर के साथ रहकर 2-4 दवाइयों को पढ़कर डॉक्टर बन जाता है और मरीजों के साथ खिलवाड़ करता हुआ पाया जाता है। हमारे गरीबों का, हमारे मिडिल क्लास का अभी भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आ रहे हैं। हमारे गरीब तबके के जो लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, अपनी जवानी के अंदर पैसा कमाते हैं, बचाते हैं और अक्सर प्रौढ़ावस्था में या बुढ़ापे में उसी पैसे को गवा देते हैं। अभी भी डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत कम है, जिसे फुलफिल किया जाता है डमी पेशेंट्स के और डमी डॉक्टर्स के द्वारा। हॉस्पिटल्स को मान्यता मिल जाती है कि इतने हॉस्पिटल्स के अंदर इतने डॉक्टर हैं, बट हकीकत में एक ही डॉक्टर की डिग्रियां कई सारे हॉस्पिटल्स में लगी हुई हैं और वो फेक इंस्पेक्शन करवाते हैं। बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट जो है हमारे देश के अंदर अभी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। इवन आधारभूत बेसिक दवाइयां तक उपलब्ध नहीं है और उन दवाइयों तक भी सबकी पहुंच नहीं है। उसके लिए भी लोगों को जुगाड़ लगानी पड़ती है, घंटों लाइनों में सड़ना पड़ता है। और तो और जो मेडिकल स्टाफ है, खासकर सरकारी अस्पतालों का, उनका रवैया ऐसा है जैसे कि हम मिडिल क्लास के लोग किसी हॉस्पिटल के अंदर जाकर कोई दवाई नहीं मांग रहे, अपना हक नहीं मांग रहे, उनसे भीख मांग रहे हैं, जिसे अक्सर दुत्कार दिया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही कम है। अभी भी जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो क्यूरेटिव सिस्टम पर काम करती है कि पहले आप आओ, आपको कोई बड़ी सी बीमारी होगी, फिर उसका इलाज करने का ड्रामा किया जाएगा। जबकि आप विकसित देशों को देखोगे तो वहां पर प्रिवेंटिव सर्विसेज को बढ़ाया जा रहा है, कुछ ऐसी तकनीकों को अपनाया जा रहा है जिससे बीमारियां हो ही ना। पर आज भी भारत के अंदर इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मेडिकल जो है वो एक बहुत बड़ा धंधा है। माना कि ये जान के साथ खिलवाड़ करने वाला धंधा है, पर क्या करें, गंदा ही सही, धंधा तो है। और इस धंधे से सबसे बड़ा फायदा होता है हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज को, हमारे बड़े बड़े राजनेताओं को। कोरोना का इम्पैक्ट ने तो पूरी की पूरी भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई सभी के सामने लाकर रख दी, बट उसके बावजूद भी हमारे कान पर जूं तक नहीं रह गई है। जहां पर सरकार को कम से कम 5 से 8% जीडीपी को खर्च करना चाहिए था हेल्थ केयर सिस्टम पर, वहां पर आज भी मजाक किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने की हम लोग बात करते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की बात हम लोग करते हैं, और अभी तक भी हम बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अपनी जनता को नहीं दे पाए। वादे हर जगह बड़े बड़े किए जाते हैं। इन मेडिकल स्कीम्स की वजह से हमारी जो पूरी की पूरी रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं, जितने भी सरकार के मानक हैं, जितने भी नियम कायदे कानून हैं, उनकी कमियां सबके सामने आई हैं। जनता का ट्रस्ट टूटता जा रहा है। इसीलिए जब कुछ लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की, कभी मेडिकल नर्सेस की, कभी स्टाफ की, कभी रेगुलेटरीज की कमियां दिखती हैं, तो उनके अजीज व्यक्ति की मृत्यु होने पर वो अपना आपा खो बैठते हैं। फिर कई डॉक्टरों के साथ अत्याचार भी होता है, इवन डॉक्टर्स को भी पिटना पड़ता है। कई सारे राज्य सरकारें और राष्ट्रीय एजेंसियों को अभी जरूरत है कुछ स्ट्रिक्ट ऑडिट करने की, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की, और सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने की, ताकि इन सब फ्रॉड्स को रोका जा सके। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स पूरे तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं, मेडिकल स्कीम्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, उन पर नकेल कसी जा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी है पारदर्शिता। किस प्रकार से इस पूरे मेडिकल स्कीम को रोका जाना चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग नियम बनाने की, और उनको बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ लागू करने की, जिसमें हमारे मिडिल क्लास और हमारी जनता को भी भागीदार बनना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ तकनीकी नवाचार की आवश्यकता है, जैसे कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज कर सकते हैं, मशीनी लर्निंग का यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक का यूज कर सकते हैं, जो कि इरेगुलर बिलिंग और फेक रिकॉर्ड्स को पकड़ेगा। साथ ही साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाओं का प्रयोग कर हम पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं उसे ट्रैक कर सकते हैं। कोई गोस्ट बेनिफिशियरी तो नहीं है, कोई फर्जी बेनिफिशियरी तो नहीं है जो इन सबका लाभ उठा रहा है, उसे हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग की सुविधाएं दुरुस्त की जानी चाहिए। खासकर हॉस्पिटल्स के अंदर जो अधिकारी हैं, उनको समय समय पर बताकर, निक्सेस बनाकर इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। सरप्राइज इंस्पेक्शन होने चाहिए, फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन होने चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑडिट्स होनी चाहिए, और वो सारे ऑडिट्स जनता के सामने आने चाहिए। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा लूप होल है अभी हमारे सिस्टम के सामने, वो है ट्रांसपेरेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल का। अभी भी हमारे देश के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, वो 2 दिन अखबारों में आती है, फिर तीसरे दिन लोग भूल जाते हैं। हमें जरूरत है एक एंटी फ्रॉड यूनिट बनाने की, हमें जरूरत है केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र बनाने की, हमें जरूरत है एक रैपिड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम क्रिएट करने की, जो जनता की शिकायतों को तुरंत सुनेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट को किसी स्टाफ के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, तो उसका भी एक पोर्टल होना चाहिए। जरूरत है हमारे गरीब जनता, मिडिल क्लास को अवेयर करने की, उनकी क्षमता बढ़ाने की। हमें हर जगह रिपोर्ट करना होगा, एक नेशनलाइज्ड पोर्टल होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की रैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अगर आप इस दिवाली के सीजन पर कहीं पर कोई एक स्कूटी खरीदने भी जाते हो, तो उसमें भी आपको वारंटी मिलती है। पर यहाँ पर जब भी तुम हॉस्पिटल जाते हो, तो तुमसे पहले ये लिखवा लिया जाता है कि अगर ठीक हो गया तो वाह वही, अच्छा फीडबैक आप लोग दे देना, और अगर पेशेंट का कोई इलाज खराब हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये सिस्टम बदलना चाहिए। छोटे से छोटा इम्प्लांट भी शरीर में डलवा रहे हो तो उसकी भी गारंटी और वारंटी आपको मिलनी चाहिए। इवन डॉक्टरों की जो रैंकिंग है वो राष्ट्रीय स्तर पर निकाली जानी चाहिए। ये सब जब होगा तभी हम मिडिल क्लास के लोगों की ये समस्याएं सुधरेंगी। तो दोस्तों, इन सभी सुधारों को लाने की आवश्यकता है, और ये सुधार केवल और केवल तभी प्रभावी हो सकते हैं जब कुछ कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक सुविधाओं को लागू किया जाए जनता के लिए। हमें जरूरत है मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिडिल क्लास का चुप रहना ही
हम लोगों के शोषण का सबसे बड़ा कारण है। तो ये नया इंडिया है, उभरता हुआ इंडिया है, जहां पर आपको एक आवाज बनकर उभरना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण मुद्दों को हम आपके साथ में लेकर आते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड दोस्तों हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।